जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए यूपी जेल वार्डर फायरमैन का पेपर सॉल्व करा रहे हैं। 19 दिसंबर का जो सेकंड शिफ्ट का हुआ था उसका पेपर हमने अभी जनरल हिंदी का सॉल्व कर लिया है। अब हम जनरल साइंस अर्थात जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस जो भी कह दीजिए उस नाम से है, जो 38 से लेकर 75 तक क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में हम पूरा डिटेल से और एक्सप्लेनेशन के साथ कि किस ऑप्शन को हमने आंसर बनाएंगे और किस ऑप्शन को हम आंसर के रूप में नहीं लेंगे, और उनसे संबंधित कुछ फैक्ट होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में जो आगे आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो उस पर पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो दोस्त नए जुड़े हैं जिनके पास पेपर नहीं है वो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं, वहां से पीडीएफ लें और वहां से पीडीएफ निकाल के अपना पेपर सॉल्व करें और यहां से वो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। और हमने 19 दिसंबर का ही शिफ्ट फर्स्ट का जो है कि डाल रखा है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ यूपी जेल वार्डन के नाम से पड़ा हुआ है। और जल्दी ही हम जो है कि 20 दिसंबर की दोनों शिफ्ट का पेपर जो है कि जल्दी सॉल्व करके पूरा एनालिसिस के साथ बेहतर कंटेंट के साथ आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए 38 क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। अगर हम 38 क्वेश्चन की बात करते हैं तो लिखा है डॉक्टर के पर्चे पर जो प्रतीक होता है RX, RX का मतलब क्या होता है। देखिए ये इस तरीके का एक वर्ड लिखा होता है RX, ठीक है। ये डॉक्टर के पर्चे पे होता है। जब पर्चा कोई डॉक्टर जो है कि बनाता है तो सामान्यतः इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें लिख देता है, दवाइयाँ वाइयाँ, लेकिन सबसे ऊपर वो RX लिखता है। बहुत सारी दवाइयों पे भी आपने RX लिखा होगा। तो RX क्या दर्शाता है, पहली चीज़ समझिएगा। ये जो RX है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। और वहाँ पे इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है टेक टाइप का, और वहीं से इसको ले लिया गया है कि लेना। अर्थात ये मेडिकल एथिक होती है, मेडिकल एथिक होती है, यानी एक शपथ जब ली जाती है कि हम डॉक्टर बनने के बाद कि हम जो भी इलाज करेंगे सही करेंगे, कोई उसमें गलत नहीं होगा, तो एक ओथ ली जाती है कि आप जिस पेशेंट को दवा लिख रहे हैं वो आपके एक भरोसे पे, आपके विश्वास पे दवा ले जाता है और उसी दवा को खा के वो ठीक हो जाता है। तो ये मेडिकल एथिक की बात होती है। तो RX लैटिन भाषा का शब्द है और जिसको लेना संबंधित होगा, तो इस तरीके से 38 का आंसर होता है C। चलिए 39 की अगर मैं बात करूं, देखिए 39 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मैंने फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को सॉल्व कराते समय यहाँ पे भी बताया था और फिर बता देता हूँ। पूछा जा रहा है रबी फसल का उदाहरण नहीं है। क्या कह रहा है? रबी फसल। पहले तो हम रबी फसल को समझ लेते हैं, जो सामान्यतः जाड़े में बोई जाती है, यानी इस समय बोई जा रही होगी वो। सामान्यतः इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और लगभग मार्च के आसपास इसको काट लिया जाता है। इसमें सबसे प्रमुख फसल में अगर आप बात करेंगे तो गेहूं हो जाएगा, चना होगा, राई होगा, सरसों होगा, जौ होगा और मटर होगा, बरसीम जो गाय का या भैंस का चारा होता है, ये सारी जो फसलें होती हैं। तो देखिए गेहूं आपके खेतों में बोए जा रहे होंगे, चना भी आपको मिलेगा, राई सरसों भी इस समय बोई जाती है, जौ भी, और इस समय आपको बाजार में मटर भी दिख रही होगी। तो इस तरीके से रबी की फसलें सामान्यतः जाड़े में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च में काट ली जाती हैं और ये उसकी प्रमुख फसलें हैं। अब आइए क्वेश्चन पे हमसे पूछा जा रहा है सरसों, गेहूँ, कोहड़ा, जौ। तो कोहड़ा एक सब्जी है और सरसों, गेहूँ, जौ इनकी बुआई जो है कि रबी में होती है और कोहड़ा जो है कि जायद की फसल मानी जाती है। जायद की फसल, अर्थात जायद की फसल का मतलब क्या होता है? जिसको हम मार्च या अप्रैल में बोते हैं, मार्च अप्रैल में, और सामान्यतः इसको मई या जून में काट लेते हैं। यानी अगर हम बात करें तो ये वाटर युक्त अर्थात पानी से भरपूर जो है कि ये फल होते हैं या सब्जियां होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा। जब होता है ना कि हम लोग इस मौसम में क्या होता है, जब गर्मी फील होती है तो ये होता है कि भाई बॉडी में पानी की कमी हो रही है, तो कहा था ना तरबूज, खरबूज, इन सारे तरीके के फल खाइए। तो इसी समय कोहड़ा होता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा C। फिर अगला बोल रहा है, क्वेश्चन है कि 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी। यानी जो राजस्व विभाग है, बोर्ड है राजस्व परिषद, उसकी स्थापना कहाँ की गई थी। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका B, इलाहाबाद में की गई थी। 40 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? B, इलाहाबाद। अगला देखिए 41 में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले मैं ऑप्शन बता दूं, रुपया, दिनार, पेसो,
डॉलर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो बहुत इजी रहा होगा, आपने कर भी लिया होगा। देखिए ये तो यूएसए की मुद्रा हो गई, ये आप देख रहे हैं इंडिया की मुद्रा हो गई। अब आप देखोगे दो ही में से कोई ऑप्शन होगा। अगर मैं बात करूं यूएई, यानी कि ये यूएई हो गई, सऊदी और कुवैत हो गया, ठीक है। इस तरीके के जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, जो गल्फ खाड़ी में देश होते हैं, गल्फ कंट्रीज जिसको हम कहते हैं, उनकी लगभग मुद्रा दिनार होती है। और जो हमारा क्वेश्चन है मैक्सिको, जो कि अमेरिका से रियो डी ग्रैंडो नदी एक है जो अमेरिका और मैक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है, उस नदी के पास मैक्सिको जो एक कंट्री है, उसकी जो मुद्रा होगी वो क्या होगी, मैक्सिको। दोस्तों आपने देखा होगा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर और सेकंड शिफ्ट में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी बेस पे क्वेश्चन आ रहा है, और हमारे चैनल के माध्यम से 1 या 2 दिन में जो है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू की जाएंगी बहुत डिटेल के साथ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए, जिससे आप वहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक विस्तार अध्ययन कर सकेंगे, जिसके अंतर्गत हम मुद्रा, वहाँ के जो है कि राजधानी, नदी, पहाड़, पर्वत, लोकेशन, सारी चीज़ों को बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 क्वेश्चन लिख रहा है, सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ताकि द्वीपीय देशों में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके। द्वीपीय देश, द्वीपीय देश क्या होते हैं पहले तो ये समझ लीजिएगा। द्वीपीय देश अर्थात जो द्वीप की तरह हो, द्वीप की तरह, द्वीप की तरह। अब द्वीप किसे कहेंगे, जो चारों तरफ वाटर से घिरा हुआ हो, यानी वाटर से घिरा हुआ, पानी से घिरा हुआ। जैसे अगर मैं बात करूं, आप इंडिया को एक तरीके से जनरलाइज अगर एक तरीके से देखें, ये इंडिया का मैं साउथ इंडिया का एक मैप बनाता हूं इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये गुजरात हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया आपका, ये गुजरात हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये यहाँ पे जो है कि श्रीलंका एक तरीके से। तो हम इंडिया को क्या देखते हैं कि यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, लेकिन ऊपर जो है कि ये पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो हम भारत को क्या होता है सामान्यतः द्वीपीय देश नहीं कहते हैं, महाद्वीप की विशेषता इसमें पाई जाती है। लेकिन अगर हम जैसी बात करते हैं इसी भारत के नीचे जो है कि यहाँ पे मालदीव हमें देखते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे मॉरिशस मिलेगा, यहाँ पे मेडागास्कर है। तो एक तरीके से हम क्या कहते हैं कि जो मालदीव हो गए या मॉरिशस हो गए या लक्षद्वीप हो गए या अंडमान निकोबार यहाँ पे होता है, यहाँ लक्षद्वीप मिलता है जो पश्चिम में अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार, तो ये सब जो है कि द्वीप कहलाते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि द्वीपीय देश किसे कहते हैं, जो द्वीप की तरह दिखते हैं, और द्वीप किसे कहते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस सरकार ने जो है कि मालदीव के साथ समझौता किया। तो 42 का हो जाएगा ए आंसर, केरल ने। और इससे पहले 41 का मैंने जो आंसर बताया वो सी था। चलिए, केरल ने किया था। अगली हम बात करेंगे 43। देखिए जीएसटी का क्वेश्चन फर्स्ट मीटिंग में भी आया और सेकंड मीटिंग में भी। जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है वो कोड, HSN कोड। अब जरा इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी समझ लीजिए। जब जीएसटी के बारे में आप पढ़ रहे होंगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए। फर्स्ट मीटिंग में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि जीएसटी सबसे पहले कहाँ लगाया गया था। तो उसका आंसर तो था फ्रांस दोस्तों, मैंने डिटेल से बताया भी है उसके बारे में। और हम इसकी बात करते हैं HSN कोड। तो 43 का तो हो गया ए। आइए हम इस कोड के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। सामान्यतः ये एक 6 अंकों का सांकेतिक कोड होता है। कैसा होता है, 6 अंकों का सांकेतिक कोड होता है, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को कैटेगराइज करते हैं कि ये वस्तु खाद्य सामग्री की होगी, ये वस्तु जो है कि वस्त्र सामग्री की होगी, ये वस्तु जो है कि घर में इंटीरियर जो डिजाइनिंग होती है उसकी होगी, या ये वस्तु आभूषण में चली जाएगी। तो इस HSN कोड जो होता है 6 अंकों का, वो एक सांकेतिक कोड होता है। उसी के आधार पर हम वस्तुओं को कैटेगराइज करते हैं। फिर जीएसटी की हम अंक बनाते हैं कि 0% जीएसटी होगी या 5% होगी या 12%, 18%, ये सब कैटेगराइज किया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति की, तो इसकी उत्पत्ति 1988 में हुई थी, यानी इसको 1988 में बनाया गया था इस कोड को। अब आप समझ गए होंगे HSN कोड क्या होता है जीएसटी के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें 44 की। पट्टाडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो पहले तो आप इसको समझिएगा।
पट्टाडकल स्मारक। मैं आपको बता दूं कि ये स्मारक पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक क्या हो जाएगा इसका आंसर? कर्नाटक। और कर्नाटक के किस जिले में हो जाएगा दोस्तों? बीजापुर। जी हाँ, ये वही बीजापुर है जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उसी समय का है ये, बीजापुर जिले में। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया है, अर्थात विश्व धरोहर के रूप में इसे शामिल कर लिया गया है। तो पट्टाडकल स्मारक जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में है, यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। तो 44 का सी हो गया। एंड 45 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अपेडा। अपेडा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सॉरी, अपेडा। अगर इसकी आपको फुल फॉर्म भी पता होगी, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग करके जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी बात ये कर रहा है अपेडा की, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का सी, खाद्य उत्पादों का, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद। प्रसंस्कृत का मतलब होता है फूड प्रोसेसिंग, जब हम रॉ मटेरियल्स को लेके इंडस्ट्री में जो है कि जब उसमें केमिकल्स और उसमें स्वाद वगैरह तमाम चीज़ें फिलअप करके एक नया प्रोडक्शन बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं फूड का प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल का फूड प्रोसेसिंग होता है। जैसे आलू से हम चिप्स बना लेते हैं या बिंगो चिप्स, तमाम प्रकार के, तो फूड प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अपेडा के बारे में ये चीज़ें थी। आइए एक जानकारी ले लेते हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। 1985 में स्थापना हुई थी। और अपेडा जो है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो समझिएगा, अपेडा से जो क्वेश्चन आया है वो तो हो गया फूड प्रोसेसिंग के बारे में। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जो है कि क्या जवाब देना है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन हैं। चलिए, 45 का हो गया सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। 46 नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 46 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। क्वेश्चन को समझिएगा। अब मैं यहीं पे आपको 3-4 क्वेश्चन जो है कि और तैयार करवा दूंगा और आप ध्यान से समझिएगा। चंद्रयान 2 की बात कर रहा है। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपको पता होगा सीधे सीधे कि ऑप्शन नंबर ए जो है कि सही हो जाएगा। GSLV MK3 इससे लॉन्च किया गया था। GSLV MK3 इसमें आपको जो है कि एक लैंडर था और एक रोवर था। लैंडर का नाम क्या रखा गया था? विक्रम रखा गया था। और रोवर का नाम क्या रखा गया था? प्रज्ञान रखा गया था। ये चीज़ हो गई। और अगर मैं इसी जगह आपको बात करूं चंद्रयान फर्स्ट मिशन की, हो सकता है आगे के एग्जाम्स में चंद्रयान फर्स्ट को पूछ ले। और दोस्तों चंद्रयान 2 जो है ये लॉन्च किया गया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 14 अगस्त 2019 में। चंद्रयान फर्स्ट की बात करेंगे तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में वो दिया हुआ है PSLV XLC11। अब आपको दिया हुआ है केवल PSLV C11, लेकिन PSLV XLC11 से चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। जो किया गया था कब? 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अक्टूबर 2008 में दोस्तों। तो ये तो होगी छोटी सी जानकारी जो इससे रिलेटेड। आइए अब मैं ज़रा एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जो चंद्रयान 2 है, ये चंद्रयान 2 कहाँ गया था, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये मून पे अर्थात चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर गया था। कहाँ पे गया था ये? दक्षिणी सतह पर। और इस तरीके का काम करने वाला दुनिया में यानी वर्ल्ड में इंडिया फर्स्ट नंबर पे था, यानी कि पहला देश था। इंडिया पहला देश था। अब आप कहेंगे सर ये तो चांद पे तो बहुत लोग गए, लेकिन ध्यान दीजिएगा दक्षिणी सतह की बात हो रही है, बाकी किसी की बात नहीं हो रही है। मून पर अर्थात चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर पहली बार दुनिया में भारत ने ऐसा काम किया था जो चंद्रयान 2 को भेजा था GSLV MK3 के द्वारा, जिसमें लैंडर और रोवर थे। अगस्त 2019 में किसी वजह से या किसी कारणवश जो है कि
चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर इसको सही ढंग से लैंड नहीं हो पाया, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी से पहले ही इसरो से इसका कनेक्शन टूट गया था। और एक क्वेश्चन और तैयार कर लीजिए आप यहाँ पे, मंगलयान जिस पे आपने मूवी भी देखी होगी अक्षय कुमार और विद्या बालन की, मॉम के नाम से। मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये जो है कि 2013 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये 2014 में अपनी मंगल की कक्षा में जो है कि प्रवेश कर गया था। और ऐसा करने वाला भारत प्रथम देश बन गया था जिसने प्रथम प्रयास में ही, क्या दोस्तों, प्रथम प्रयास में ही सफलता अर्जित की थी। दुनिया में पहला ऐसा देश था जिसने 400 करोड़ के बजट से मात्र पहले प्रयास में ही मंगल की कक्षा में अपने मॉम मिशन अर्थात मंगलयान प्रथम को लॉन्च कर दिया था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो यहां से मैं उम्मीद करता हूं आपने 3-4 क्वेश्चन की जानकारी कलेक्ट कर ली होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी। अब यहां भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। इंडोनेशिया की राजधानी की अगर हम बात करें, 46 का आंसर ए हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सुमात्रा, पोर्ट ओ प्रिंस, मनीला, जकार्ता। तो इंडोनेशिया की राजधानी तो हो जाएगी डी, अर्थात क्या हो जाएगी, जकार्ता। लेकिन ऑप्शन में आपको दिया हुआ है मनीला भी, तो मनीला भी समझ लीजिए इसी हाथ। ये जो है कि राजधानी हो जाएगी फिलीपींस की। किसकी हो जाएगी, फिलीपींस की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, और एक राजधानी और दी हुई है, पोर्ट ओ प्रिंस। ये जो राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस, ये राजधानी हैती की है। किसकी है, अब आप कहेंगे हैती का है दोस्तों, तो अगर आप गौर करिएगा वर्ल्ड में आपने कहीं पे नॉर्थ अमेरिका देखा होगा। अगर मैं मान लेता हूँ एक तरीके से नॉर्थ अमेरिका कुछ इस तरीके से बना देता हूँ अगर मैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्थ अमेरिका को, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ छोटे छोटे जो है कि द्वीप टाइप के, तो यहीं पे जो है कि हैती है, जो किस तरफ है, ये तो आप जानते हो प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, और ये अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। और इसी में एक सारगैसो नाम का सागर पाया जाता है। वहीं पे हैती यानी सारगैसो सागर में हैती, जमैका, ये सारे जो है कि वहाँ पे द्वीप पाए जाते हैं। तो हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है जो सारगैसो सागर में। और इसका नाम सारगैसो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारगैसो नाम की बहुत अधिक मात्रा में पानी में तैरती हुई एक घास पाई जाती है, इसलिए इसका नाम सारगैसो है। तो ये था आपका एक मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आपको इसी तरीके से और भी डिटेल में जानकारी कलेक्ट करनी है मैप से रिलेटेड, जो हम एटलस के माध्यम से करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल क्या करते हैं, मैंने देखा है कि वर्ल्ड मैप के नाम पर कुछ कुछ चीज़ें तो बता देते हैं, लेकिन बेसिक जो जानकारी जो एटलस मैप के थ्रू मिलनी चाहिए, जो शहर के अंदर घुस के नदी के किनारे कौन से, ये सारी चीज़ों को नहीं बता पाते हैं। तो हमने जो है कि प्रयास करने का कोशिश की है कि हम एटलस का प्रयोग करते हुए हम इसको पढ़ेंगे। कौन सा एटलस रहेगा दोस्तों, तो मैं तो ऑक्सफोर्ड का आपको प्रेफर करूंगा, और हमारे चैनल के माध्यम से जल्दी ही 1-2 दिन में इसकी क्लासेस अपलोड कर दी जाएंगी, जिसकी शुरुआत में हम नॉर्थ अमेरिका से ही शुरू करेंगे। तो वहाँ पे एक बार आप फिर देख पाएंगे कि हैती कहाँ पे, जमैका कहाँ पे, कौन सी नदी, कौन सा महासागर, कौन सी पहाड़, इन सारी चीज़ों से संबंधित होंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है 48 क्वेश्चन की बात हो रही है कि लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा फर्स्ट, क्या हो जाएगा, संगीत और नृत्य। अब जरा यहीं पे और भी जानकारी आप कलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। संगीत और नृत्य तो हमारे यहाँ पहले से ही चल रहा था। लखनऊ घराना क्या था, जो महाराज आप सुनते हैं, महाराज नाम, जैसे लच्छू महाराज को समझिएगा, ठीक है, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और शंभू महाराज, और भी लोग हैं इनमें, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों लोग जो है कि लखनऊ घराना से संबंधित हैं। और सामान्यतः अगर मैं कहूँ लखनऊ घराने का विकास कब हुआ, जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह के नेतृत्व में जब इसको राजकीय संरक्षण मिलना प्रारंभ हुआ,
राजकीय सहायता या राजकीय संरक्षण मिलना प्रारंभ हुआ, तो उसी समय से लखनऊ घराना जो है कि बहुत चरम पे आ गया, चरमोत्कर्ष होने लगा। खुद इनको सिखाने वाले आपके बिरजू महाराज जी भी इससे संबंधित हैं, और लच्छू महाराज, शंभू महाराज, ये सब लखनऊ घराना से संबंधित है। और लखनऊ घराना क्या है? संगीत और नृत्य की बात करता है। और इसमें किस प्रकार का नृत्य होता है तो वो भी जान लीजिए, कथक होता है। इसमें क्या होता है? कथक होता है। तो आप इतनी चीजें कलेक्ट कर चुके होंगे। 49 क्वेश्चन पूछ रहा है, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ है? देखिए इस ऑप्शन में दिया है नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। इसका आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता में है। अभी फर्स्ट मीटिंग में पेपर आया था तो उसमें संख्या पूछी गई थी, तो उसकी संख्या थी 5, जिसमें से कोलकाता में भी है, चंडीगढ़ में भी है और हैदराबाद। ये 3 जगहों पे जो है कि ये स्कूल हैं, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल। ठीक है, आइए इसका आंसर डी हो गया। आगे चलते हैं 50 क्वेश्चन पे। कौन सा साइबर अपराध नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पोर्नोग्राफी अर्थात अश्लील मेल भेजना। अगर आप किसी को अश्लील मेल भेजते हो या पोर्नोग्राफी के मेल, तो साइबर का अपराध माना जाएगा। दूसरा कह रहा है सोशल नेटवर्क को विकृत करना। तीसरा हैकिंग, अगर आप किसी की परमिशन के बिना किसी के अकाउंट को हैक कर लेते हो तो ये साइबर अपराध माना जाता है। फिर चौथा दे रहा है बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। यानी अगर मान लीजिए कोई, आपने देखा कि कोई सामग्री है और आप उसका जिरोक्स करते हैं किसी भी चीज़ को, तो ये कॉपीराइट के नियम का उल्लंघन करती है। तो इसीलिए जो है कि और सोशल नेटवर्क को विकृत करना। सोशल नेटवर्क का मतलब होता है इसको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम करना, या इसमें कोई बैरियर लाना, या कोई बाधा लाना, या उसको जो है कि डिस्ट्रॉय कर देना। ये भी जो है कि साइबर अपराध माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 50 का डी होगा, क्योंकि बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री करना ये एक अपराध तो है, लेकिन ये अपराध IPR के अंतर्गत देखा जाएगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। IPR के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे पेटेंट अधिनियम, ठीक है, पेटेंट अधिनियम, या इंडस्ट्री डिजाइन, मतलब इंडस्ट्री का कोई डिजाइन वगैरह एंड लोगो वगैरह होता है, या अगर आप बात करेंगे कॉपीराइट एक्ट। ठीक है, कॉपीराइट एक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है। तो बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री का कॉपी करना अपराध तो माना जाता है, लेकिन वो साइबर अपराध नहीं होता है, वो IPR के अंतर्गत देखा जाता है, जो इंटरनेशनल टर्म्स में भी यूज होता है, जिसमें ट्रिप्स और ट्रिम्स 2 संस्थाएं हैं जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम करती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत पेटेंट अधिनियम हो गया, और इंडस्ट्री डिजाइन अधिनियम हो गया, कॉपीराइट एक्ट हो गया। इनके माध्यम से इसमें कार्रवाई की जाती है। तो ये एक अपराध तो है, लेकिन ये साइबर अपराध नहीं है। जबकि आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है साइबर अपराध के बारे में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी बस कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भारत का वह कौन सा जिला है जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन? सबको पता है चिपको आंदोलन की बात। 51 का बी हो जाएगा। बस 3 नाम इनसे संबंधित ध्यान रखिएगा। एक गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, नहीं, चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट, और इसी के साथ साथ चंडी प्रसाद भट्ट के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक और नाम है जो कि सुंदरलाल बहुगुणा की, सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये जो 3 नाम हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो इनके साथ जुड़े हैं। चिपको आंदोलन जब हो रहा था तो गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि चमोली जिले से संबंधित नहीं थे, लेकिन इस चिपको आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है RPF का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप क्या है? RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या हो जाएगा? 52 का सी हो जाएगा दोस्तों। 52 का सी हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को पीछे पूछे जाने का एक लॉजिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। RPF के बारे में जो डिटेल समझ लीजिएगा। अभी हाल ही में RPF का नया नाम आया है, उसको क्या कर दिया गया? IRPF। बस सब कुछ वही है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तो रहेगा, बस इसके आगे जोड़ दिया गया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी इंडियन
आरपीएफ अगर मैं लिख दूँ शॉर्ट में, इंडियन रेलवे प्रोडक्शन फोर्स, इसको जो है कि नाम चेंज किया गया है, इसीलिए एक करंट का पॉइंट बन गया और करंट के क्वेश्चन के रूप में इसने सीधे बेसिक यानी कि फुल फॉर्म पूछ लिए। और इसकी स्थापना अगर मैं कहूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, 1872 में। और इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हुई थी। अब आप समझ सकते हो 1872 में शासन किसका था? अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज अपने रेलवे के द्वारा जो व्यापार करते थे, यानी कि जो कच्चा माल गांव से उठाते थे, पोर्ट तक पहुंचाते थे, बंदरगाहों तक, तो उस रेलवे को सुरक्षा करने के लिए, उस रेलवे के सामान की सुरक्षा के लिए 1872 में आरपीएफ का गठन किया गया। और जो अब अंग्रेजों के नाम से नहीं, मतलब आरपीएफ नहीं, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से जाना जा रहा है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये भारत की सरकार, वर्तमान सरकार या आज़ादी के बाद भारतीय सरकार नहीं, बल्कि अंग्रेजों की सरकारों ने अपने फायदे के लिए इसका गठन किया था। अगला क्वेश्चन है 53 में पूछ रहा है, ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर अर्थात कोणार्क की सूर्य मंदिर की बात हो रही है। क्वेश्चन देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात हो रही है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात हो रही है। इसका निर्माण करवाने वाले शासक निम्नलिखित राजवंशों में से संबंधित थे। तो पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कोणार्क के सूर्य मंदिर ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा के पुरी नाम के जिले में, पुरी जिले में, ठीक है, पुरी जिले में अवस्थित है। और इसको बनवाया किसने था? नरसिंह प्रथम ने, जो किस वंश से संबंधित थे? गंग वंश से संबंधित थे। तो आपसे यही पूछ रहा है कि ओडिशा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? तो गंग वंश के शासक, 53 का डी हो जाएगा, नरसिंह प्रथम ने कराया था। आगे देखिए, कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, चेचक, जुखाम। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 54 का बी, निमोनिया। जो बच्चों को, छोटे जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय जल्दी जो है कि निमोनिया पकड़ लेता है, यानी कि एक तरीके से समस्या हो जाती है। तो ये हो गया बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट मीटिंग के क्वेश्चन में पूछा गया था, उसी तरीके से मिलता जुलता इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में गलत है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व और सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सह्याद्री है ये जो है कि राजस्थान में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है सह्याद्री? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र में, और आपसे पूछा क्या जा रहा है? राजस्थान का। जिस तरीके से फर्स्ट मीटिंग में एमपी में पूछा गया था, तो हमने वहाँ से हम्पी को अलग किया था जो कर्नाटक में है, लेकिन यूनेस्को की विरासत में था, लेकिन वो एमपी में नहीं था, कर्नाटक में था। और इसकी बात हो रही है तो इसमें सह्याद्री को हम गलत मानेंगे, क्योंकि सह्याद्री टाइगर रिजर्व तो है, लेकिन वो राजस्थान का नहीं बल्कि महाराष्ट्र का है। आगे चलते हैं 56 क्वेश्चन पे। डोल कुनीथा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन है। डोल कुनीथा की बात कर रहा है, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। यहाँ भी कन है और यहाँ भी कन है, इससे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कर्नाटक। 56 का डी हो जाएगा, 56 का डी, और 55 का दोस्तों डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 57। पाकिस्तान के लरकाना जिले में, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछ रहा है सिंधु नदी के तट पर, फोकस करिएगा इस पे। तो भाई सिंधु नदी के तट पर तो हमने पढ़ा है इतिहास में क्या? मोहनजोदड़ो। क्या पढ़ा है? मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और यहाँ से एक बृहद स्नानागार मिला है, यानी नहाने के लिए, एक तरीके से कि नहाया जाता था किसी पूजा पाठ या किसी कल्चरल या जो है कि धार्मिक अनुष्ठान कोई होगा तो उस समय नहाने के लिए, तो बृहद स्नानागार मिला है। इसकी खोज किसने की थी? तो हम कहेंगे आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी साहब ने
इसकी खोज की थी। तो ये तो आपके हो गए सिंधु नदी से रिलेटेड। लेकिन अगर आप बात करते हैं, 3 ऑप्शन और हैं, तो हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो ज़रा हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो रहा होगा, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए काम देंगे। मैं पहले बात कर लेता हूँ आलमगीर की। ये यूपी स्पेशल तो नहीं कहूँगा, लेकिन आलमगीरपुर यूपी में ही है। यूपी के मेरठ जिले के पास, मेरठ जिले के पास हिंडन नदी, कौन सी नदी दोस्तों? हिंडन नदी के पास है। ठीक। दूसरा पूछ रहा है अगर आपसे लोथल, तो लोथल की अगर हम बात करते हैं तो ये गुजरात में है, जो भोगवा नदी के पास है, अर्थात भोगवा नदी के तट पर है। तो आपने समझा, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर गुजरात में, और यहाँ से एक डॉकयार्ड पाई गई है। डॉकयार्ड का मतलब सामान्यतः क्या होता है? बंदरगाह। यानी लोथल पे क्या था? एक बंदरगाह भी था, जहाँ से सामान को जो है कि मध्य एशिया या पश्चिम एशिया में सप्लाई किया जाता था। और एक क्वेश्चन और है, मतलब इसी में एक ऑप्शन और है, आप कहेंगे सर उसको मत छोड़िएगा। तो हड़प्पा की हम बात करते हैं, इसी में एक ऑप्शन दिया है आपको हड़प्पा। अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं तो ये पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर, अर्थात किधर होगा ये? बाएं तट पर होगा। ठीक है, ये रावी नदी के बाएं तट पर है दोस्तों। तो हमने इस प्रकार चारों ऑप्शन को डिटेल कर लिया कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, हड़प्पा कहाँ है, लोथल कहाँ है, आलमगीरपुर कहाँ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 पे, 57 का हो जाएगा आपका ए। 58 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? कल्पना चावला जो भारतीय मूल की थी, जब नासा के द्वारा एक अंतरिक्ष मिशन भेजा गया था, वहाँ पे जो है कि इन्होंने नासा की तरफ से गई थी, और वापसी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग इन्होंने अंतरिक्ष में 31 घंटे 54 मिनट के आसपास शायद समय व्यतीत किया था। और जॉन पियर हैरिसन, जिसके द्वारा ये पूछा जा रहा है, ये उनके पति हैं, यानी हस्बैंड है, और जिन्होंने क्या लिखा है? एज ऑफ टाइम। 58 की पुस्तक क्या हो जाएगी? एज ऑफ टाइम। आइए आगे चलते हैं। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा 59 का ए, गोरखपुर, क्योंकि संत कबीर नगर गोरखपुर के नज़दीक है। क्योंकि बरेली आपका मुरादाबाद मंडल के पास आ जाएगा, पश्चिमी यूपी में। प्रयागराज आपका इलाहाबाद, यानी बनारस और प्रयागराज भदोही इस तरफ हो गया। कानपुर आपका लखनऊ, कानपुर, उन्नाव इस तरफ है। तो एक तरीके से गोरखपुर के नज़दीक संत कबीर नगर मिलेगा। 60 क्वेश्चन की बात करें। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का सी। और 60 के सी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आर्टिकल जब आप 23 और 24 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 23 में मतलब 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। अगर हम 23 की बात करेंगे तो इसमें होता है मानव का व्यापार, यानी ये भी प्रतिबंधित होता है, जिसमें वेश्यावृत्ति होती है, बलात्श्रम होता है, इनका व्यापार होता है, खरीदा बेचना, ये सारी चीज़। और 24 में बच्चों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। बच्चों के लिए क्या प्रतिबंधित किया गया है? कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी, क्या लिखा? किसी भी खतरनाक जगह पर काम नहीं कर सकते हैं। या एक तरीके से कहें कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कहीं भी काम नहीं करेंगे, अर्थात उसको चाइल्ड लेबर समझा जाएगा, यानी कि बाल मजदूरी समझी जाएगी। तो ये तो आंसर हो गया आपका 60 का सी। अच्छा, अब बताइए, जब मान लीजिए कोई बच्चा है जो 14 वर्ष से कम उम्र का है और मजबूरी में काम कर रहा है, और सरकार कह रही है कि नहीं आपको काम नहीं करना है, तो वो क्या करेगा? तो उसके लिए 21A जोड़ा गया है। आर्टिकल 21A 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें साफ साफ कह दिया गया है कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
क्या होगा, प्राथमिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, अर्थात जो 69,000 जो वैकेंसी अभी निकली है, जो मतलब चर्चा में है, ये भी प्राइमरी एजुकेशन की एक वैकेंसी है जहाँ पे इन बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखाने या कहीं भी काम नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, प्राथमिक शिक्षा को ग्रहण करेंगे। ठीक है, आइए हम अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस जल्दी हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय 61 का ए, दिल्ली। और निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंग्टन मिस्त्री की है? तो इसका हो जाएगा अ फाइन बैलेंस, 62 का डी, अ फाइन बैलेंस। 63 की अगर हम बात करें, कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा है जिसे कछार लेवी, क्या कह रहा है, कछार लेवी, जिसे कछार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, भारत के नॉर्थ ईस्ट जोन की बात हो रही है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है। तो जाहिर सी बात है असम राइफल्स की बात हो रही है यहाँ पे। आइए अगला हम देखते हैं, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। मानव अधिकार से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, पहली मीटिंग में भी मुझे मिले, सेकंड मीटिंग में भी मिल रहा है, और इसका मतलब ये समझ लीजिए आप कि जो बच्चे रेलवे या एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं वो मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं, उससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वर्तमान में जो जेल में कैदी बंद है उनके मानव अधिकार के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है, बहुत डिबेट हो रहा है, इसीलिए क्वेश्चन लगातार बना हुआ है। इसी पेपर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1993, 64 का सी। मैंने ये चीज़ फर्स्ट मीटिंग के पेपर सॉल्व कराते समय ही बताया था कि इसका अधिनियम कब बना था। तो 1993 में बना था, जब वहाँ पढ़ रहे थे मानव अधिकार आयोग का गठन 2006 में हुआ था, मतलब परिषद का। जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? तो इसका हो जाएगा 65 का डी, 12 कोर ग्रुप है इसमें। फिर अगला कह रहा है, कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कच्छ का ग्रेट रण और लिटिल रण कच्छ के नाम से जाना जाता है। भारतीय घुड़खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र को घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4953.70 वर्ग किलोमीटर है। पूछ रहा है दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही है या एक गलत है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा दोस्तों ए, 66 का ए, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आइए, पादप वायरस टीएमवी, पादप का मतलब पेड़ से संबंधित, जो टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस 67 का ए हो जाएगा। 68 की हम बात करते हैं, जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मारे गए? बहुत चर्चा का विषय रह चुका है ये गलवान घाटी, इसमें कुछ भी नहीं बताना है। जब हम मैप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम पूरा डिटेल से समझेंगे कि कहाँ पे चाइना और भारत के बीच डोकलाम को लेकर विवाद हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद हो जाता है, और सिक्किम के पास जो डोकलाम हो गया या गलवान घाटी हो गई, इन पर क्यों विवाद हो रहा है। तो हम पूरी जियोपॉलिटिक्स के साथ मैपिंग में इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। अगला देखिए, मानव अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधारों की समिति में कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का सी, यानी 18 सदस्य हैं। ओके, ठीक है, आगे हम देखते हैं 70 क्वेश्चन। हम 70 क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? आप देखिए, इसमें भी कई लोगों ने केवल 1+3 बताया है, लेकिन इसमें टोटल होंगे 10। एक हो जाएंगे अध्यक्ष साहब, ठीक है, दूसरे हो जाएंगे प्रशासनिक सदस्य, 1+2 प्रशासनिक सदस्य, और इसको ले लेंगे हम तो ये भी है न्यायिक सदस्य। ये न्यायिक सदस्य जो हैं वो जो है कि इसमें शामिल होंगे। तो इस तरीके से कितने हो जाएंगे आपके? 10 हो जाएंगे मेंबर।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि 70 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि 1 एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक सदस्य और 7 न्यायिक सदस्य हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 71 का हो जाएगा ए, यानी 18। और इसके लिए हमारे भारतीय संविधान में 61वां संविधान संशोधन किया गया था। संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा क्या किया गया, 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया, इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था और 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। 72 म्यांमार में भारत का दूतावास, इसका आंसर ए हो जाएगा, यांगून में है। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को या किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? आइए, इसमें भी जो ऑप्शन दिए हुए उसमें भी कोई ना कोई दिवस मनाया ही जाता है। जैसे पहला दिया हुआ है 5 जून, अगर हम बात करें पहले की, 5 जून को मनाया जाता है। रुकिए दोस्तों, क्या है, हम पहले बात करेंगे कि 5 जून, अगर हम 5 जून को बहुत आराम से जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों? तो विश्व पर्यावरण दिवस। एक ऑप्शन दिया है आपको 21 जून, जो भारत सरकार के प्रयासों से और मोदी जी के प्रयासों से विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा है, जिसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आपसे पूछ रहा है 12 जून और 8 जून। अब ये जो ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, तो ये हो जाएगा आपका 8 जून को मनाया जाता है, अर्थात 73 का हो जाएगा आपका बी आंसर। ठीक है, अगला देखिए। सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? तो बहुत आसान है इसका, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। 74 का सी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई सेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया? तो इसका भी नाम हो जाएगा इंडिया। 75 का सी। और इसी के साथ हमने जो है कि जनरल साइंस अर्थात जनरल नॉलेज और हिंदी का जो है कि पेपर सॉल्व किया है। शिफ्ट सेकंड थी 19 दिसंबर और जल्दी हम 20 दिसंबर की दोनों शिफ्ट की वीडियो जल्दी लेके आएंगे, जिससे जो बच्चों ने पेपर दिए वो अपने एक्सप्लेनेशन के साथ ये देख ले कि कौन से आंसर सही हैं और कौन से नहीं, और कहाँ कहाँ उन्होंने मिस्टेक्स की है, ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स में उनको मदद मिल सके। जय हिंद, जय भारत।